हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं निकुंज सर आज आपको चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री सिखाऊंगा बच्चों। सबसे इजी एंड छोटा चैप्टर है क्लास 9th मैथमेटिक्स का। ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। ओके, जिसका इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की वो हम सीखेंगे बच्चों। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं लाइक बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके, चैप्टर का नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट था। यूक्लिड्स ने काफी सारे ऐसे इन्वेंशन किए थे, ऐसे मैथ्स के अंदर काफी सारे एक्सियम्स पोस्टुलेट्स दिए थे। थेल्स, यूक्लिड्स, पाइथागोरस, ये सारे एक अच्छे मैथमेटिशियंस थे। जनरली ग्रीक मैथमेटिशियंस था यूक्लिड्स। जनरली जो ग्रीक मैथमेटिशियंस है, सबसे पहले हम बात करते हैं थेल्स की। तो थेल्स ने काफी सारे अच्छे स्टेटमेंट्स दिए थे। थेल्स वन टाइप ऑफ द पाइथागोरस, जो पाइथागोरस मैथमेटिशियन था उसका वो पीपल्स था, मीन्स वन टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स बोल सकते हो उसको। और पाइथागोरस ने भी काफी सारे ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कवरिंग की थी। थेल्स ने भी की है, यूक्लिड्स ने भी की है। यूक्लिड्स ने जो जियोमेट्री के रिगार्डिंग जो भी एक्सप्लेनेशंस दिया था वो हम इस चैप्टर्स के अंदर सीखेंगे बच्चों। ओके, यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन टीचर्स था। कहाँ का? इजिप्ट का, जिसने बहुत सारे वर्क कर करके अपने बेसिक लॉ एंड मैथमेटिक्स के लॉ उसने दिए थे। इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर्स के अंदर यूक्लिड्स का जियोमेट्री के रिगार्डिंग क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। ओके, देखो बच्चों, ये जो सारे मैथमेटिशियंस थे वो टाइम देख, यहाँ लिखा है 325 BCE, मीन्स वो बिफोर सेंचुरी, कि उस टाइम पे साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियन को लोग एक वो नजर से देखते थे कि वो रिलीजियंस के खिलाफ है। यानी कि उसके पास वो कोई भी टाइप का कोई मटेरियल्स नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं था। वो अपने आप में उसने ये जो कंट्रीब्यूशन दिया, ये लॉ दिए, ये बेसिक फंडामेंटल्स प्रॉपर्टीज दी, तो वो अपने आप में सही में बेमिसाल है। ओके, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे उसने जो चीज फाइंड की, जब उसके पास कोई भी टाइप का कुछ भी नहीं था, मटेरियल नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं था। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर यूक्लिड्स जियोमेट्री। यूक्लिड्स के बारे में तो मैंने समझा दिया। जियोमेट्री का मीनिंग क्या है? जियोमेट्री का मीनिंग है, जियोमेट्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जियो एंड मैट्री। जियो का मीनिंग है अर्थ, जियो का मीनिंग है अर्थ, एंड मेट्रॉन, मैट्री का मीनिंग है मेजरमेंट, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट। देखो, अर्थ यानी कि ऐसा नहीं कि पृथ्वी, अर्थ यानी कि वो जमीन। तो पहले के टाइम के सबसे पहले जब जनरल इजिप्ट के अंदर जो मेजरमेंट करना स्टार्ट हुआ अर्थ का, उसके रिगार्डिंग बाद में धीरे धीरे जियोमेट्री का जन्म हुआ था। तो एक जियोमेट्री कहां से आया है? तो जब लैंड की मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, वहां से जियोमेट्री का जन्म हुआ है। सो जियोमेट्री अपीयर्स हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड। वे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बच्चों, लेकिन काम की इन्फॉर्मेशन है। पहले के टाइम में ऐसे सब कुछ ये देखते हो। ओके, हड़प्पीय संस्कृति, मोहनजोदड़ो आपने नाम सुना होगा, तो उसमें ये जियोमेट्री का बेमिसाल यूज हुआ है। उसने प्रॉपर तरीके से जो एस्टेब्लिशमेंट किया था, ओके, उसके जो सिटीज का, तो उसमें आप जियोमेट्री का भरपूर यूज कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ अभी ही फाइंड हुआ, सालों करोड़ों साल हजारों साल पहले भी ये सब कुछ फाइंड हो गया था। ओके, सो यूक्लिड्स ने थोड़े बेसिक टर्म्स दिए, इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो यूक्लिड जब जियोमेट्री का हम स्टडी करते हैं तो उसमें काफी सारे ऐसे टर्म्स है जिसको हमें समझना जरूरी है। उस टर्म्स में से फर्स्ट टर्म है पॉइंट। पॉइंट विच हैज नो पार्ट, यानी कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, ना उसकी लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना एरिया होता है। दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड इट डजंट हैव एनी पार्ट्स। ओके, तो पॉइंट क्लियर। लाइन, लाइन यानी कि एक ऐसी लेंथ है जिसमें ब्रेथ नहीं है। ओके, ब्रेथलेस लेंथ, जिसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। ओके,
एंड ऑफ द लाइन्स आर पॉइंट, यानी कि कोई भी लाइन होती है उसका जो एंड होता है वहां क्या होता है, एक पॉइंट होता है, जिसलिए हम जनरली कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसा अपने आप ये डॉटेड हो जाता है, जस्ट बिकॉज हमारे माइंड में भी यही है कि लाइन्स के जो एंड्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं। ओके, क्लियर? नाउ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन यानी कि हर एक पॉइंट जिसके ऊपर खुद कोइंसिडेंट होते लाई करते हैं उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ये सब बेसिक टर्म से आपको ऐसा लगेगा कि कर सर कहाँ ही का ये चैप्टर एक्सप्लेन करने वाले हो, क्योंकि बहुत इजी एक्सरसाइज है, बिजी कॉन्सेप्ट है, आराम से आप खुद भी रीड करो तो भी समझ में आ जाए ऐसा है, लेकिन थोड़े से टर्म्स है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों मुझे। सरफेस, सरफेस यानी कि जिसकी लेंथ होती है जिसकी ब्रेथ होती है, समझ लो इसके लेंथ एंड इसके ब्रेथ से एक ये एरिया बना जिसको हम बोलेंगे सरफेस, जिसकी लेंथ भी है और जिसकी ब्रेथ भी होती है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस। ओके, टू डायमेंशन चीज बोल सकते हैं। पॉइंट डायमेंशन लेस है, लाइन वन डायमेंशन चीज है, ये जीरो डायमेंशन, ये वन डायमेंशन, एरिया जिसको हम टू डायमेंशन बोलेंगे, और एक और आएगा वॉल्यूम जो एक्चुअली थ्री डायमेंशन चीज है। क्लियर? पॉइंट जीरो डायमेंशन, लाइन वन डायमेंशन, सरफेस टू डायमेंशन, एंड वॉल्यूम जो यहां नहीं दिया है लेकिन जिसको हम बोलेंगे थ्री डायमेंशन। नाउ एज ऑफ द सरफेस आर लाइन, जैसे मैं एग्जांपल 4 एक सरफेस बना रहा हूं तो ये उसकी एज है, ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हैं वो क्या है, उसकी एज। तो जो एज होती है वो क्या होती है, जनरली लाइंस होती है, देखो ये सब कुछ लाइन है कि नहीं। ओके, तो कोई भी सरफेस जो होता है उसकी जो एज है, बाउंड्री है, वो क्या किससे बनी होती है, लाइन से बनी होती है। प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस किससे बना होता है, जैसे एग्जांपल 4 में ऐसे बोलूं 1 2 3 4 5, एकदम नजदीक नजदीक लाइन है, 1 2 3 4 5, ये सारी लाइन को इकट्ठा करके अभी मैंने थोड़ी दूर दूर ड्रॉ की है लेकिन एकदम नजदीक नजदीक ड्रॉ कर दूं तो ये सारी लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होके जो पूरा एरिया बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन सरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्लेन सरफेस। आई होप क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट जिसका कोई पार्ट्स नहीं होता, लेंथ जो ब्रेथलेस लेंथ है, लाइन लाइन के जो एंड होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन जिसमें क्या होता है पॉइंट्स उसके ऊपर लाइस होते हैं, सरफेस जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ होती है, सरफेस की जो एज होती है वो क्या होती है, लाइंस होती है, और प्लेन सरफेस किसको बोलते हैं, सारी जो स्ट्रेट लाइन होती इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसको हम बोलेंगे प्लेन सरफेस। ओके, अब से एक्चुअली ऑफिशियली वैसे बोल सकते हैं कि आपका चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, जिसका यूजेस मैक्सिमम होता है जो आपके लिए शायद नया है, वो है दो टर्म्स, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। दो टर्म्स कौन से है, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। पहले तो एक्सियम्स मीन्स व्हाट, देखो एक्सियम्स मीन्स व्हाट जो हमें ऑलरेडी पता है, जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज करते हैं। लाइक एग्जाम्पल 4 मैं बोलूँ 2 + 2 क्या होता है, तो 4 होगा, दैट इज कॉल्ड एक्सियम्स। ओके, मैं 2 का डबल करूंगा तो क्या होगा, 4 होगा। तो एक ऐसी चीज जो जनरल मैथ्स के अंदर यूज होती है, मेजरमेंट के अंदर यूज होती है, अपने बेसिक लॉजिक के अंदर, अलजेब्रा के अंदर यूज होती है, उसको हम बोलेंगे एक्सियम्स। क्या बोलेंगे बच्चों हम उसको, एक्सियम्स। ओके, क्योंकि मैथमेटिक्स जो चीज है ना उसमें प्रूफ की जरूरत होती है, और काफी बार मैथ्स ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रूफ देना टफ हो जाता है। तो मैथ्स के अंदर जैसे साइंस के अंदर क्या होते हैं, लॉ होते हैं, वैसे मैथ्स के अंदर एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट होते हैं। तो एक्सियम्स इज अ सिंपली एजप्शन, वो हमारा एजप्शन है जो हम बेसिक लॉजिक एंड अलजेब्रा के जरिए हम उसको क्या करते हैं, समझते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का? पोस्टुलेट मीन्स व्हाट, पोस्टुलेट वाज रिजर्व फॉर एजप्शन इन जियोमेट्री। जब जियोमेट्री की बात होती है तब जो भी एजप्शंस होता है वो उसको हम बोलेंगे पोस्टुलेट। उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टुलेट। एक्सियम्स जो जनरली हमारे बेसिक लॉजिक एंड अलजेब्रा का टर्म्स होते हैं उसका एजप्शंस होता है। जैसे मैं बोलूं कि एग्जांपल 4 5 - 2 = 3, दैट इज कॉल्ड एक्सियम्स, वो हमने मान लिया 1 + 1 2। लेकिन पोस्टुलेट यानी कि क्या, कि जैसे एग्जांपल 4 में बोलूं कि ये लेंथ है, ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला L × B, तो इसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोस्टुलेट। क्लियर? आई होप अब समझ में आ गया होगा एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट। हमें इस चैप्टर्स में
बहुत सारे एक्सियम्स एंड बहुत सारे पोस्टुलेट को डिटेल्स में सीखना है। 90% तो ऐसे हो गए जो आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन फिर भी मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना। ओके, हम कोई भी चीज को निगलेक्ट नहीं कर सकते, वैसे भी इस चैप्टर को भी हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। 7 एक्सियम्स है जो आपको याद रखने हैं बच्चों। कभी भी एग्जाम में से पूछ सकता है कि गिव द 5th नंबर एक्सियम्स, तो हमें क्या देना है, होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। तो ये याद रखना है नंबर्स के साथ। क्या याद रखना है इसको, नंबर्स के साथ। ओके, बहुत इजी टर्म्स है, मुझे भी एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे टर्म है फिर भी समझा देता हूं मैं। फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहने का मीनिंग है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। जैसे एग्जांपल 4 में बोलूं, ये राउंड और ये राउंड और ये राउंड 3 है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। थिंग्स विच आर, ये दो चीज कोई एक चीज से यदि इक्वल है, इसका मीनिंग ये भी क्या होगा, इक्वल। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इफ 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 3 देन 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर? ओके, नाउ सेकंड है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। जैसे वैल्यू है 3 एंड 3, अब दोनों में 2 प्लस 2 ऐड कर रहा हूं, तो जो होल पार्ट्स होगा 5 5, वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर? पक्का? ना याद रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इज इक्वल टू b और b इज इक्वल टू c, देन a इज इक्वल टू c। ये फर्स्ट नंबर का है। सेकंड, इफ a प्लस b आर इक्वल। वैसे थोड़ा ये टफ रहेगा, इसलिए मैंने आपको न्यूमेरिकल से समझाया था। 3 प्लस 2 यानी कि 3 वैल्यू सेम है, 3 3, जिसके अंदर 2 2 ऐड करूंगा तो 5 होल नंबर भी सेम आएगा। सेकंड नंबर है इफ इक्वल्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। जैसे 5 है, 5 दोनों 5 इक्वल है, दोनों में से इक्वल वैल्यू सब्सट्रैक्ट करूंगा तो जो आंसर आएगा रिमाइंडर, वो भी क्या होगा, सेम होगा। ओके, वैसे आप बोल रहे हैं कि सर ये सबको तो पता ही है, तो ऑब्वियसली सभी को पता ही होता है, लेकिन हम फिर भी सीखेंगे। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विच वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर मीन्स व्हाट, ये रेक्टेंगल है, इसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल यदि कोइंसाइड हो रहा है मीन्स व्हाट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सिंपल चीज है, दो बुक्स है, यदि हम मेजर करेंगे दोनों बुक्स एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली कोइंसाइड होती है, दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों के डायमेंशन, दोनों का एरिया क्या है, सेम, यानी कि दोनों इक्वल है। ओके, 5th नंबर का पोस्टुलेट है होल इज ग्रेटर देन पार्ट्स। होल यानी कि जो पूरा होता है, जैसे मैं समझू ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, अब मैं उसमें से आधा पार्ट्स निकाल दूं और आधा पार्ट्स कट कर दूं, तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो है उसका एरिया यदि 10 है तो उसका एरिया यदि 5 है, तो ये होल था और ये उसका पार्ट है, तो होल ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा 10। ओके, जो भी मेन चीज है उसमें से यदि कोई भी चीज निकाल रहे हो तो ओरिजिनल चीज ऑलवेज बड़ी होती है। ओके, वैसे कुछ आप समझ रहे हो, इजी है। थिंग्स विच आर डबल्स देन सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल्स ऑफ द सेम थिंग्स, मैं ऐसा बोलूं कि a एंड b का यदि a एंड b सेम है और यदि दोनों का डबल कर रहा हूं 2a एंड 2b, तो वो भी क्या होगे, इक्वल होगा। कैसे कि 10 एंड 10 सेम है, यदि मैं दोनों का डबल करूं तो इसका भी 20 होगा और उसका भी 20 होगा। यानी कि कोई भी चीज को आप डबल करोगे, सेम थिंग्स को, सेम वैल्यू को डबल करोगे तो दोनों एक दूसरे से इक्वल होती है बच्चों। ओके, नाउ थिंग्स विच आर हाफ, यदि सेम थिंग्स का हाफ करो, यदि सेम थिंग्स का हाफ करो तो भी वो इक्वल होगी। जैसे a/2, a एंड b यदि सेम है तो a/2 और b/2 भी क्या होगा, सेम। जैसे 10 का आधा हुआ 5 और दूसरी वैल्यू है 10 का आधा भी क्या होगा, 5, तो ये वैल्यू सेम होगी। ओके, इजी है बच्चों, क्लियर? तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। मैं आपको याद रखाने के लिए ऐसे टर्म्स को याद रखाने का ट्राई करूंगा। यदि सीक्वेंस में आपको याद रखना है 7 को 7, तो ऐसे याद रख सकते हो, थिंग्स इक्वल्स एडेड एंड सब्सट्रैक्ट and coincide, then whole are doubles and half. Equal, added and subtract and coincide. Equal, added and subtract then coincide,
then whole are double and half. जिससे क्या होगा, आपको सीक्वेंस में वैल्यू याद रहेगी. इक्वल यानी कि इफ टू इक्वल्स आर सेम थिंग्स देन अनदर इक्वल्स. एडेड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल. Subtraction, the equals are subtract from the equals, remainder are equals. Coincide, the things which are coincide to another, which is equal to another. Whole, the whole is greater than parts. Two, यानी कि double, if the things are double of the same things then they equal to one another. And half, the things are half same things to equal to another. तो ऐसे याद रखोगे, इक्वल, एडेड एंड सब्सट्रैक्ट एंड कोइंसाइड. इक्वल, एडेड देन सब्सट्रैक्ट देन कोइंसाइड देन होल इज हाफ, सॉरी होल इज डबल्स एंड हाफ. इक्वल को ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके कोइंसाइड करोगे तो होल डबल एंड आधा हो जाएगा. ओके, जिससे क्या होगा, नंबर के साथ सीक्वेंस में आपको ये एक्सियम सारे याद रह जाएंगे. 2 टाइम प्रैक्टिस करनी है बच्चों. ओके, यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट, ये बहुत अच्छे. वैसे 4 बहुत इजी है, 5th नंबर का है वो थोड़ा सा आपको कहलाएगा. ओके, क्योंकि वो थोड़ा टफ है. बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की. स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मेरे पास 2 पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं. अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अ स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है. द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओके, पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली. कोई भी जो लाइंस होती हो यदि टर्मिनेटिंग है, अभी हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये नहीं कि इसकी लेंथ इतनी है. वो क्या होगा, इन्फिनेटली क्या हो सकता है, प्रोड्यूस्ड हो सकती है. कोई भी टर्मिनेटिंग लाइन जो है वो इन्फिनेटली क्या हो सकती है, प्रोड्यूस्ड हो सकती है. क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ रहा है बच्चों. ओके, पोस्टुलेट 1 एंड 2 वापिस देख लो. ओके, थर्ड नंबर का हम बात करेंगे. सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. जैसे मैं यहां सेंटर है, 1 सेंटीमीटर का मेरे पास रेडियस है तो मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं. 1 सेंटीमीटर का भी यदि पॉइंट यहां है और 2 सेंटीमीटर का रेडियस है तो भी मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं. चाहे कहीं भी पॉइंट हो, कोई भी सेंटर हो, कोई भी रेडियस हो, आधा सेंटीमीटर हो, 0.25 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर भी क्यों ना हो, हम सर्कल बना सकते हैं. यदि आपके पास एक सेंटर हो और आपके पास कोई एक रेडियस हो तो हम उसको सर्कल में कन्वर्ट कर सकते. पोस्टुलेट 4 है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर. ये राइट एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 90 डिग्री. एक दूसरा राइट एंगल है जिसको हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे, लेकिन वैल्यू तो 90 डिग्री होगी ना. मीन्स व्हाट, ये राइट एंगल और ये राइट एंगल दोनों क्या है, इक्वल, जस्ट बिकॉज इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, 4 पोस्टुलेट फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों. फर्स्ट पोस्टुलेट है कि कोई भी पॉइंट से कोई भी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में बना सकता हूं. सेकंड पोस्टुलेट है टर्मिनेटिंग लाइन, कोई भी टर्मिनेटिंग यानी कि स्टॉप हो रही है, आपको दिख रही है ये स्टॉप है, लेकिन उसको हम इनडेफिनेटली क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, बना सकते, खींच सकते हैं. थर्ड पोस्टुलेट है कोई भी सेंटर हो, कोई भी रेडियस का हम सर्कल बना सकते हैं. और फोर्थ पोस्टुलेट है यदि 2 एंगल राइट एंगल है तो वो दोनों इक्वल है. फिर से रिपीट करूंगा. पोस्टुलेट 1, 2, 3, 4 को याद रखने के लिए मैंने जैसे आपको एक्सियम्स को याद रखने के लिए हिंट दी थी, ऐसे पोस्टुलेट को याद रखने के लिए आप ऐसे हिंट ले सकते हो. मेन कोई भी एक टर्म्स को क्या कर दो, आप कोई भी एक टर्म्स को पकड़ लो, एक सेंटेंस को. स्ट्रेट लाइन यहां मैंने यदि पकड़ ली तो स्ट्रेट लाइन कैन टर्मिनेटेड एंड बिकम द सर्कल विथ राइट एंगल. ओके, नॉन लॉजिकल चीज है बट याद रखने में आपको इजी रहेगा. कोई भी स्ट्रेट लाइन यदि टर्मिनेटिंग है तो उसको सर्कल में कन्वर्ट करके राइट एंगल बना सकते हैं. वैसे तो लॉजिकल नहीं है लेकिन याद रखने के लिए इनफ है. ओके बच्चों, अब आपके लिए बादशाह आ रहा है पोस्टुलेट 5. क्यों? जस्ट बिकॉज ये गारंटेड एग्जाम में आएगा ही आएगा और समझने में भी थोड़ा
दिक्कत करेगा जस्ट बिकॉज, वैसे तुरंत समझ में आए ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी में दे रहा हूं कि आप 100% इन्वॉल्वमेंट यहाँ रखोगे तो मैं आपको गारंटेड ये समझा दूंगा। ओके, तो देखते हैं आप समझ पाते हो कि 99% तो समझ पाएंगे। ओके, यदि जिसका ध्यान, ओके, जिसकी आंखें मोबाइल में है, टैबलेट में है, लैपटॉप में है, लेकिन अपना दिमाग कहीं घूम रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज, यदि यहाँ कहीं भी आप घूम रहे हो इस लॉकडाउन के जरिए, इस लॉकडाउन में, तो आप प्लीज अपनी आंखें और दिमाग दोनों इस स्क्रीन के ऊपर कर दो। ओके, सो पोस्टुलेट 5 देखते हैं क्या है। पहले मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, समझ लो, एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरी एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, टू स्ट्रेट लाइन है। नाउ इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक नई स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, जैसे मैं उसको ऐसे बता रहा हूं, तो ये नई, जिसको हम एल एंड एम दे दे नाम, तो एल एंड एम दो स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी थी, उसके ऊपर एक तीसरी स्ट्रेट लाइन आई। ओके, नाउ मेक्स द इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टूगेदर, वो क्या बनाएगा, आप यदि उसको बोलोगे तो वो इंटीरियर्स एंगल बनाएगा। जब दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीसरी स्ट्रेट लाइन यदि फॉल कर रही है, तो इंटीरियर्स एंगल बनाएगा सेम साइड पे। कहा, सेम साइड पे। तो यहाँ 4 एंगल बनाता है, इसमें एक नंबर यहाँ 1, इसको हम 2 नंबर दे, इसको 3 और इसको 4 दे, तो 1 एंड 2 एक इंटीरियर्स एंगल हुआ, एंड 3 एंड 4 एक इंटीरियर्स एंगल हुआ है। बच्चों ध्यान दो, यहाँ दो पेयर बन रही है इंटीरियर्स एंगल के, एक 1 एंड 2 एंड एक 3 एंड 4। अब बताते हैं आगे, the interior angle on the same side of it taken together less than the two right angle, less than the two right angle। इसका मीनिंग क्या है कि यदि ये 4 एंगल, इसमें जो भी एक पेयर ऐसी है जिसका सम 2 राइट एंगल से लेस देन है, लेस देन 2 राइट, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों, लेस देन 180। तो आप देख सकते हो 3 एंड 4 का सम 180 से ज्यादा होगा, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो ये वैल्यू क्या है, 180 से ज्यादा, और ये वैल्यू आप देख सकते हो 1 एंड 2 क्या है, 180 से कम। तो जो एंगल जिसका सम 180 से लेस देन है, देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है जिस साइड सम 180 से कम है, वो स्ट्रेट लाइन को यदि हम प्रोड्यूस करेंगे इन्फिनिटली, जैसे मैंने यहां इसको प्रोड्यूस किया, देन मीट ऑन दैट साइड, वही साइड पे मीट करेगी, ऑन विच, कि जहां सम ऑफ द एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। मीन्स व्हाट, मैंने यहां इन्फिनिटली प्रोड्यूस करूंगा और यहां भी इन्फिनिटली प्रोड्यूस करूंगा, तो वो दोनों लाइन वो साइड पे इंटरसेक्ट करेगी जिस साइड पे जो एंगल का सम था वो 180 से, यानी कि 2 राइट एंगल के सम से कम था, वहां ही वो इंटरसेक्ट करेगी। देखो बच्चों, यहाँ इंटरसेक्ट की 1 एंड 2 से, समझ में आ रहा है। वापिस में पूरा का पूरा सम समझा रहा हूं, ध्यान दो। अब मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, डिटेल्स में नहीं, ओके, लेकिन समझ में 100% आएगा यदि आपने आगे ध्यान दिया है। 2 स्ट्रेट लाइन है, ओके, 2 स्ट्रेट लाइन है, समझ लो मेरे पास, एक ऐसे और एक ऐसे, उसके ऊपर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे क्या होगा, इंटीरियर एंगल के 2 पेयर बनेंगे। एक पेयर समझ लो, मैं आपको नाम दू यहाँ 1 और एक 2, और एक पेयर नाम दू 3 एंड 4, 2 पेयर बनी। अब ओके, 2 पेयर बनी। अब यहां बात करेंगे तो 1 एंड 2 का जो एडिशन करोगे एंगल का सम, उसका एडिशन लेस देन होगा 180, यानी कि 2 राइट एंगल से, 2 राइट एंगल यानी कि 2 इंटू 90 डिग्री। और ये 3 एंड 4 का सम 180 है। ओके, तो 2 केस है,
एक केस में सम 180 से कम, मेरे केस में सम 180 से ज्यादा। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन 180 हो रहा है, यहाँ हो रहा है लेस देन 180। ओके, क्लियर। अब हम बात करेंगे यदि ये दो लाइन को हम इन्फिनिटली प्रोड्यूस करेंगे, जैसे इसको ऐसे खींचा और उसको मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो वो दोनों लाइन उस साइड पे इंटरसेक्ट करेगी। कहा, जैसे यहां इंटरसेक्ट करेगी, कहा कि जहां ये दोनों एंगल का सम 180 से लेस देन था। यहां जो ग्रेटर देन था वहां कभी वो इंटरसेक्ट करेगी नहीं। देखो कर रही है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि दूर दूर जा रही है। लेकिन इस साइड जिसका सम लेस देन 180 था, वहां वो दोनों लाइन क्या हुई, इंटरसेक्ट करी। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया है पोस्टुलेट नंबर 5। ओके, श्योर, बोलो कोई डाउट्स नहीं है? ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि टू इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट के दो इक्विवेलेंट वर्जन, यानी कि है टॉपिक वही लेकिन उसको अलग तरीके से समझाने का ट्राई किया हुआ है। ओके, अलग तरीके से समझाने का क्या है, ट्राई किया हुआ है। चलो क्या है क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर एवरी लाइन एल, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं एल, फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल, एक पॉइंट है पी जो एल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, एंड देयर एग्जिट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल, यानी कि एल से पैरेलल और पी में से पास हो रही ऐसी एक ही लाइन मिल सकती है। याद रखो, एक लाइन है एल, बाहर पॉइंट है पी, पी पॉइंट में से पास हो रही और एल से पैरेलल, पी में से पास हो रही और एल से पैरेलल कोई एक ही लाइन एम मिल सकती है। अब कैसे इसको और इसको कैसे आप दूसरे को लिंक कर सकते हो? देखो मैं आपको पोस्टुलेट 5 को एक दूसरे फॉर्म में समझाने का ट्राई करता हूं कि यदि समझ लो दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। मैं यहां ऐसे लाइन खींच रहा हूं, अब आप देखोगे कि ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है, दोनों का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। मीन्स व्हाट, ये दोनों लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेगी नहीं, इंटरसेक्ट करेगी नहीं, यानी कि ऐसा एक ही केस हो सकता है कि जब दोनों का सम क्या हो 90, यानी कि वो क्या हो, पैरेलल। मीन्स व्हाट, आप फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी लाइन एल है और कोई भी पॉइंट पी है जो एल के ऊपर नहीं है, और पी में से कोई एक ही लाइन पास हो सकती है, पी में से कोई एक ही लाइन पास हो सकती है जो एल से क्या हो, पैरेलल हो। ओके, समझ लिया? कोई डाउट, डिफिकल्टी? श्योर। नाउ द टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन कैन नॉट बी पैरेलल ऑन द सेम लाइन, यानी कि क्या कहने का ट्राई कर रही है कि कोई भी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल हो सकती नहीं है। कोई भी लाइन जो एक दूसरे से क्या कर रही, इंटरसेक्ट करेगी, इज नॉट इक्वल्स टू पैरेलल, को कभी भी पैरेलल बन सकती नहीं है। ओके, पोस्टुलेट 5 में कोई डाउट, डिफिकल्टी? श्योर। तो आगे बढ़ते हैं, बेसिक 4-5 डेफिनेशन है वो क्लियर करके आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे, और बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे जिससे पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा बच्चों। डेफिनेशन है रे की। रे मीन्स व्हाट? A straight line generated by a point and moving in the same direction is called ray. कोई पॉइंट में से निकल रही है और एक सेम डायरेक्शन में जा रही है ऐसी लाइन जिसको हम बोलेंगे रे, इसको हम क्या बोलेंगे बे? एक पॉइंट में से निकल रही और सेम डायरेक्शन में मूव हो रही लाइन को हम क्या बोलेंगे, रे। याद रखो, रे का एक एंड पॉइंट होता है, यहाँ एंडलेस है, ये कभी एंड नहीं होगा, लेकिन ये उसका एंड पॉइंट है जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। ओके, लाइन सेगमेंट। अब यदि वो लाइन दोनों के जगह इंटरसेक्ट, यानी कि टर्मिनेटेड, टर्मिनेटिंग का मीनिंग फिक्स है, ओके, वो स्टॉप हो गई है यहां से, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। एक ऐसी लाइन जिसका दोनों एंड, बोथ एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, फिक्स यानी कि टर्मिनेटिंग हो, दोनों एंड फिक्स्ड है, अब उसको आगे खींच सकते नहीं है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ओके, कोलिनियर पॉइंट यानी कि सेम पॉइंट पे, सेम लाइन में आ रहे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे,
collinear point. Three or more point which are lying on the same straight line, that is called the collinear point. Intersect line यानी कि दो लाइन हैव अ कॉमन पॉइंट, यदि दो लाइन है जिसका कोई एक कॉमन पॉइंट है, जिसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. क्या बोलेंगे बच्चों? इसको इंटरसेक्टिंग लाइन. कॉन्ग्रुएंट लाइन यानी कि ऐसी लाइन जो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट. कॉन्ग्रुएंट नहीं, सॉरी, कॉनकरेंट लाइन. कॉनकरेंट लाइन यानी कि जो एक ही पॉइंट में से पास हो रही है, ऐसी सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट लाइन बोलेंगे. क्या बोलेंगे बच्चों? कॉनकरेंट लाइन. सेम पॉइंट में से पास हो रही लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकरेंट लाइन. पैरेलल लाइन, ऐसी दो लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, नेवर इंटरसेक्ट, एंड कभी और उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है. इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन. द लाइन विच आर पैरेलल, देन इट इज नेवर इंटरसेक्ट एंड इट एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन. आप कहीं भी कितना भी उसको ले जाओ, एक्सटेंड करोगे इंफिनिटी तक, कभी भी वो इंटरसेक्ट करेगी नहीं. ओके बच्चों, आज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज देखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मैं निकुंज सर, विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन ई लर्निंग. ओके, बाय, टेक केयर.